नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की उस मिसिंग मिस्ट्री के बारे में जिसने पूरे 12-13 दिनों तक मध्य प्रदेश के कई जिलों की पुलिस और जीआरपी को चारों खाने चित्त करके रखा हुआ था। चकरघिंडी बना के रखा था। इस पूरे मामले ने समझ नहीं पा रहा था कोई कि जो लड़की लापता है, जो गायब है चलती ट्रेन से, आखिर वो गई कहां। ना नदी में उसकी कोई शिनाख्त हुई, न नदी में तलाशने पे वो मिली, न जंगलों में मिली, न पहाड़ों पर, न शहरों में। भोपाल से तलाश शुरू हुई, नर्मदापुरम इटारसी तक गई, वहां से कटनी, कटनी के बाद ग्वालियर, इंदौर, और फिर जब पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ तो मालूम हुआ कि लड़की तो देश में ही नहीं बल्कि विदेश चली गई थी। अर्चना तिवारी, हम बात कर रहे हैं सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी के गायब होने के मामले का, जहां पर पुलिस ने आज इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए साफ कर दिया कि अर्चना तिवारी खुद की मर्जी से पहुंची थी नेपाल। इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि जीआरपी का कहना है कि अर्चना तिवारी ही थी। लेकिन एमपी फाइल्स में आज हम बात करेंगे कि इस मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने में कैसे एक फोन नंबर ने जीआरपी की सबसे ज्यादा मदद की है। क्योंकि ये जो शो है ये खबर के अंदर की खबर को आपके सामने रखता है। सारी खबर तो पुलिस ने रख दी कि अर्चना तक वो कैसे पहुंची, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे पुलिस की मदद की आधुनिक टेक्नोलॉजी ने, कैसे पुलिस की मदद की एक फोन नंबर ने, जिसके जरिए पुलिस कड़ियां जोड़ती गई और जोड़ते जोड़ते वो नेपाल पहुंच गई जहां पे अर्चना तिवारी छुपी हुई थी। दरअसल 7 अगस्त और 8 अगस्त की दरमियानी रात अर्चना चलती ट्रेन से लापता हो जाती है। 8 अगस्त को जब वो कटनी नहीं पहुंचती है तो परिवार को चिंता होती है। उमरिया में देखा जाता है, बैग मिलता है, अर्चना नहीं मिलती। इसके बाद कटनी जीआरपी में 0 पे कायमी होती है और रानी कमलापति स्टेशन उसे भेजा जाता है जहां पे रेल के एसपी बैठते हैं राहुल कुमार लोढ़ा जी। अब पुलिस के सामने ये एक सामान्य मिसिंग स्टोरी नहीं थी या सामान्य मिसिंग केस नहीं था, क्योंकि इस पूरे मामले में सिविल जज की तैयारी करने वाली और वर्तमान में इंदौर में वकालत करने वाली एक युवती शामिल थी जो गायब है, और वो भी चलती ट्रेन से। महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए थे, इसलिए पुलिस सतर्क थी। रक्षाबंधन का त्यौहार था 9 अगस्त को। एक भाई की कलाई सूनी रह गई क्योंकि बहन पहुंच नहीं पाई वहां तक। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि लड़की गई तो गई कहां। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस सबसे पहले जिस स्टेशन से होकर के ट्रेनें गुजरी हैं वहां के सीसीटीवी खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए अर्चना के जो परिजन हैं वो भी भोपाल आ जाते हैं और कई घंटों तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। 1-2 स्टेशनों के नहीं, कई स्टेशनों के। अर्चना का सफर क्योंकि इंदौर से शुरू हुआ था और जाना उसे कटनी था, तो इंदौर से लेकर कटनी तक हर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चलता। अर्चना का बैग क्योंकि गाड़ी में मिलता है ट्रेन में, तो पुलिस को एक शंका यह होती है कि कहीं रास्ते में अर्चना के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं वो गिर तो नहीं गई या उसके साथ कोई हादसा तो नहीं पेश हुआ। क्योंकि भोपाल से गाड़ी जब चलती है और इटारसी तक जाती है तो इस बीच में घना जंगल पड़ता है, बीच में नर्मदा नदी भी पड़ती है नर्मदापुरम से ठीक पहले। और मोबाइल की जो लास्ट लोकेशन थी वो मिडघाट सेक्शन से लेकर नर्मदा नदी के ब्रिज तक की थी। तो ऐसे में पुलिस सर्च अभियान नर्मदा नदी में चलाती है। एक शंका क्योंकि ये भी थी कि भोपाल से इटारसी तक जो बेल्ट है उसमें घना जंगल है और तीखे मोड़ है ट्रेन के, तो रेलवे ट्रैक के आसपास भी तलाशी की जाती है ये देखने के लिए कि कहीं गिर तो नहीं गई अर्चना ट्रेन से, चलती ट्रेन से जंगल में सर्चिंग की जाती है ये सोच के कि कहीं गिरी हो, कोई जानवर उसे घसीट के अंदर तक ले गया हो। तमाम पुलिस के जो सर्चिंग के अलग अलग तरीके थे सो सब फेल हो गए क्योंकि अर्चना कहीं नहीं मिली। अब पुलिस का, जीआरपी का माथा ठनक जाता है। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये स्टैब्लिश हो सके कि अर्चना के साथ कोई दुर्घटना हुई है। तो पुलिस ने इस थ्योरी पे विराम लगाया कि अर्चना के साथ कोई अपराध हुआ है, कम से कम ये बातें रूल आउट कर दी गई।
मीडिया जरूर अपनी तरफ से कई कयास लगा रहा था, लेकिन चुपचाप पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस की 70 से ज्यादा लोगों की एक टीम थी, अलग अलग थानों की, जीआरपी की, अधिकारियों की, जो हर एक सबूत का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। अब जब पुलिस ये देखती है कि अर्चना का जो कॉल रिकॉर्ड है या उसकी जो सीडीआर है, उसमें भी उसे कोई बहुत ज्यादा ठोस नहीं मिला था। आमतौर पर जब कोई युवा गायब होते हैं, लड़के हों या लड़की, उनके सीडीआर में एक न एक नंबर ऐसा जरूर होता है जिससे फ्रीक्वेंटली बात हुई होती है। लेकिन अर्चना के मोबाइल की डिटेल निकाली गई तो उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं जीआरपी को। यहां पे भी जीआरपी खाली हाथ थी, क्योंकि एक संभावना ये लग रही थी कि अगर वो किसी से बात कर रही थी या संपर्क में थी, कहीं उसके साथ तो नहीं चले गई। पुलिस अब चारों खाने एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस के सामने ब्लॉक हो चुके थे, क्योंकि ना तो पुलिस के पास सीडीआर में कोई सबूत मिल पाए थे, ना रेलवे ट्रैक के किनारे, ना नदी में, ना जंगल में, ना रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज में। जब कहीं से भी पुलिस के पास कोई हाथ नहीं लग रहा था, तब पुलिस ये फैसला करती है कि अर्चना के सिर्फ 5-6 महीने के दौरान की सीडीआर नहीं, अब हम उसके पिछले 1 साल की सीडीआर निकालेंगे। बस यहीं पे पुलिस के हाथ एक जैकपॉट लग जाता है। मैं इसी जैकपॉट की बात कर रहा था अपने शो के शुरुआती हिस्से में, जहां मैंने आपको बताया था कि कैसे एक मोबाइल नंबर ने पुलिस को इस पूरे मामले की पहली कड़ी जोड़ने में मदद की। पुलिस जब लंबे समय का एक सीडीआर निकलवाती है अर्चना तिवारी के फोन का, तो एक नंबर पुलिस को ऐसा मिलता है जिससे 2 या 3 बार अर्चना की बात हुई है, लेकिन बहुत लंबी बात हुई है। बस यहीं से पुलिस को पहला शक जाता है। अब पुलिस जब तफ्तीश कर रही होती है और पुलिस देखती है कि जिस नंबर पे अर्चना की इतनी लंबी बात हुई है, ये नंबर तो शुरुआत में भी कटनी जीआरपी की तरफ से उसे मिला था। मैच किया जाता है, ये दोनों वही नंबर थे। पुलिस इस नंबर की डिटेल निकालती है। पता चलता है कि यह नंबर जो है वो शुजालपुर में रहने वाले एक शख्स का है। लड़के का नाम है सारांश। सारांश तक पुलिस पहुंचती, लेकिन उससे पहले ही मालूम होता है कि सारांश जो है वो शुजालपुर में मौजूद है। पुलिस को उस समय सारांश पे कोई शक नहीं होता। लेकिन जब अर्चना के व्हाट्सएप कॉल की डिटेल्स IMEI नंबर के साथ पुलिस के पास पहुंचती है, तब पुलिस के हाथ एक और जैकपॉट लगता है। किसी को शक ना हो, फोन रिकॉर्ड ना हो, उसको कोई ट्रेस ना कर पाए, इसके लिए अर्चना सारांश से व्हाट्सएप कॉल पर बात करती थी। इसके बाद पुलिस जब IMEI नंबर को ट्रैक करती है, उसका पता लगाती है कि 6 और 8 अगस्त के आसपास ये IMEI नंबर वाला फोन कहां था, तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी के लापता होने में सारांश का भी हाथ है। इसके बाद पुलिस सारांश को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सारांश नहीं मिलता है। जब सारांश तक पुलिस पहुंचती है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, तो वो सारी बातें एक के बाद एक कबूल कर लेता है। और यहां से पुलिस ये पता लगा लेती है और राहत की सांस भी लेती है कि कम से कम जिस लड़की के गायब होने की वो जांच कर रहे हैं वो सुरक्षित है, उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की खबर थी। नहीं तो महिला सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते अगर चलती ट्रेन से लापता हुई अर्चना तिवारी के साथ कोई अनहोनी हुई होती तो। खैर, सारांश को जब पुलिस ने पकड़ा तो सारांश ने एक एक कर सारी बात पुलिस के सामने रख दी। सारांश ने बताया कि अर्चना और वो इंदौर से एक दूसरे को जानते हैं और अर्चना काफी ज्यादा परेशान थी, उस पर दबाव था शादी का, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो शादी करे। वो चाहती थी कि अभी वो और पढ़े, अपना कैरियर जो है वो सिविल जज के तौर पर आगे देख रही थी। अब सारांश को उसने ये बातें बताई। सारांश खुद भी अपनी निजी जीवन में काफी चीजों को लेकर के परेशान रहता था और दोनों ने एक दूसरे की परेशानी जब साझा की, दोनों दोस्त बने, तो सारांश ने फिर अर्चना तिवारी की मदद करने का फैसला किया। इसमें IMEI नंबर से पुलिस यहां तक तो पहुंच गई कि कैसे सारांश ने अर्चना की मदद की है, लेकिन पुलिस के होश तब भी फाख्ता हुए ये जान के कि कितने शातिराना तरीके से इन लोगों ने मिलकर इस पूरे योजना को अंजाम दिया था। देखिए, कानून की जानकार है अर्चना तिवारी, वो एडवोकेट है और सिविल जज की तैयारी कर रही है, तो उसे कानूनी लूपहोल्स के बारे में बखूबी जानकारी थी। दोनों ने मिलकर हरदा में ये बैठ के प्लान बनाया। 6 अगस्त को किसी कानूनी काम से अर्चना हरदा गई थी, तो वहीं पे अर्चना
सारांश और इनका जो तीसरा साथी था तेजिंदर, ये मिलते हैं। तेजिंदर दरअसल वो ड्राइवर था जो आमतौर पर जब भी इंदौर से बाहर कहीं जाना होता था अर्चना को काम के सिलसिले में, तो तेजिंदर के साथ ही वो जाती थी। भरोसेमंद ड्राइवर था, तो इसलिए तेजिंदर को भी इस पूरी प्लानिंग में साथ में रखा था। सारांश और तेजिंदर अर्चना मिलकर के पूरा प्लान बनाते हैं बेहद शातिराना तरीके से कि कैसे आउटर से इटारसी का जो स्टेशन आएगा तो उससे ठीक पहले, क्योंकि इटारसी जो है एक ऐसा जंक्शन है जहां पर कई दिशाओं से ट्रेन आ रही है और वहां पे जो ट्रैक है वहां पर कई बार क्रॉसिंग की वजह से, ट्रेनों की क्रॉसिंग की वजह से, अप और डाउन ट्रेनों की जो क्रॉसिंग होती है या ईस्ट और वेस्ट जाने वाली बाउंड जो ट्रेनें होती हैं उनकी क्रॉसिंग की वजह से कई बार ट्रेन की रफ्तार इटारसी के आउटर पे बहुत स्लो हो जाती है। तो ऐसे में जब इटारसी के आउटर पर ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई तो अर्चना अपने प्लान के तहत वहीं उतरी। क्योंकि वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, इसलिए पुलिस को शुरुआती तौर पे कोई सबूत सीसीटीवी फुटेज के रूप में नहीं मिलता है। शुजालपुर से इटारसी तक सारांश अपनी गाड़ी से गया था और उसी गाड़ी में सवार होकर के अर्चना सारांश के साथ शुजालपुर वापस जाती है। यहां पर भी अर्चना अपने शातिराना दिमाग के जरिए कोशिश करती है कि वो सीसीटीवी की नजर में ना आए। तो अर्चना गाड़ी की सीट पर लेट के अपना सफर तय करती है। और यही नहीं, दोनों ने पहले से यह भी तय कर रखा था कि किस रास्ते में टोल टैक्स नहीं पड़ेंगे उसी रास्ते से जाना है, क्योंकि उन्हें यह भी मालूम था अगर टोल टैक्स गाड़ी पार करेगी तो दो तरीके से उनके पकड़े जाने का डर है। पहला, सीसीटीवी फुटेज में वो आ सकते हैं, गाड़ी आ सकती है, और दूसरा, टोल टैक्स से गुजरेंगे तो फास्टैग से रुपए कटेंगे। फास्टैग से रुपए कटेंगे तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए आसानी से सारांश तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसे रास्ते को चुना जहां टोल टैक्स नहीं थे। शुजालपुर पहुंचने के बाद उन्होंने बाकायदा किराए पे रूम भी लिया, लेकिन जब देखा कि इस पूरे मामले ने तो तूल पकड़ लिया है तो फिर अर्चना वहां से सारांश के साथ पहले बुरहानपुर जाती है। बुरहानपुर में एक रात रुकने के बाद वहां से ये दोनों हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद में रुकते हैं, लेकिन वहां पे भी जब देखते हैं कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो हैदराबाद से राजस्थान के जोधपुर, जोधपुर से फिर दिल्ली और दिल्ली से आखिरकार ये नेपाल पहुंच जाते हैं। 7 अगस्त को जब अर्चना लापता हुई थी तब से लेकर 14 अगस्त तक यह घटनाक्रम चलता रहा। 14 अगस्त को अर्चना नेपाल पहुंच जाती है और अर्चना को नेपाल छोड़कर सारांश जब वापस आता है तो वो पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नेपाल से अर्चना को भारत कैसे वापस लाया जाए। पुलिस फोन करती है, अर्चना से बात करती है, क्योंकि नेपाल में भी जो सिम ली गई थी वो सारांश के जरिए उसके आई कार्ड पे ही ली गई थी। तो ऐसे में पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। पुलिस अर्चना को फोन लगाती है, उससे बातचीत करती है, उसे मनाती है कि आप भारत वापस आ जाओ। उसे बॉर्डर तक बुलाया जाता है, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर लखीमपुर खीरी के पास, और फिर वहां से पुलिस उसे अपने साथ लेकर के पहले दिल्ली जाती है और फ्लाइट के जरिए दिल्ली से उसे वापस भोपाल लाया जाता है। अर्चना सुरक्षित है, परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है, पुलिस ने, जीआरपी ने राहत की सांस ली है। लेकिन यह घटना बताती है कि कैसे कानून का कोई जानकार कानून के साथ खेल करता है। जीआरपी ने 13 दिनों तक जिस तरीके से दिन रात 24 घंटे मेहनत करके इस केस को क्रैक किया है वो तो तारीफ के काबिल है ही, लेकिन यह भी देखना होगा कि कैसे तकनीक की मदद ने अपराधियों को या इस तरीके के मामलों को सुलझाने में जो जांच एजेंसियां हैं उनकी काफी मदद की है। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।